तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक का चैप्टर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारा चैप्टर शुरू। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट क्या कहते हैं, पेड़ की काक को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो उसमें क्या देखते हैं कि जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा रिजेंबल यानी मैच करता है। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे रूम्स हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें, ऐसा दिख रहा है। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या कहते हैं, पेड़ की छाल से निकला होता है। This was in the year 1665 when Hooke made this chance observations through a self-designed microscope. तो जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने 1665 में अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऐसा ही ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को सेल्स कहा है। जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये छोटा और बिना कोई सर पैर का इंसिडेंट है, मगर ऐसा नहीं है। ये हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपेयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने ऑब्जर्व किया है कि लिविंग थिंग्स जो है ना, वो एक छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, छोटे छोटे एक बोल सकते कमरों से बनी होती है। ठीक है, द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। जो वर्ड सेल है वो आज तक और अभी तक बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, What are living organisms made up of? 5.1 ये जो है हमारा ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस एक्टिविटी में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया ये है कि आपको एक अनियन लेना है। ठीक है, आपको एक अनियन लेना है, उसको क्या करना है, छीनना है। जो उसकी एपिडर्मिस, जो उसकी स्किन है, उसको आपको उतारना है अंदर की तरफ से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक हल्का सा उसका छोटा सा स्किन निकाल लेनी है, उसकी वाइट सी जो होती है उसकी स्किन निकाल लेनी है। फिर आपको उसको वॉच ग्लास में रखना है। वॉच ग्लास जो घड़ी की जो ग्लास होती है उसमें रखना है। ठीक है, उसमें रखना है और उसमें पानी होना चाहिए, 2-3 बूंद पानी होनी चाहिए, क्योंकि वॉच ग्लास छोटी ही होती है, बड़ी वाली वॉच ग्लास नहीं। जो आप जो रिस्ट वॉच होती है उसकी भी ले सकते हैं वॉच ग्लास। ठीक है, उसमें पानी होना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा पानी होना चाहिए और उसमें रखना है, जिससे क्या वो ड्राई नहीं होगा। जो स्किन है उसकी पील जो है, छिलका है, वो ड्राई नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको क्या लेना है, ग्लास स्लाइड लेना है। ठीक है, उसमें ग्लास स्लाइड लेना है, उसमें आपको एक पानी डालना है। ठीक है, मतलब 1-2 बूंद डालनी है और उसी पीस को जो पील है, वो जो छिलका है, उसको वॉच ग्लास से हटाकर ग्लास साइड पर रखना है। ठीक है, और परफेक्टली फ्लैट कर देना उसे। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि उसमें बबल्स ना उठे। ठीक है, उसके बाद आपको उस पर क्या करना है, एक ड्रॉप डालना है सैफरनिन सॉल्यूशन का, जिससे क्या होगा वो आपको ऑब्जर्वेशन में इजी रहेगी, उससे आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, ये करना। फिर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसमें ये जो आप दिख रहे हैं, ये बाउंड्री जो ब्लैक सी ये है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये सेल है और इनमें जो छोटे छोटे डॉट्स है वो क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इन सब के बारे में और डिटेल में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ से लोग देखते हैं आई पीस से, और यहाँ जो है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपको आपकी जो चीज़ है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, आपको यहाँ पे उसे रखना होता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर से फिर आपको दिखेगा। कोर्स एडजस्टमेंट, इससे आप लेंस को आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग temporary mounds of peels of onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है,
हम डिफरेंट साइज़ अनियंस के, यानी जो अनियन के साइज़ अलग अलग साइज़ के अनियन को ले रहे हैं, अलग अलग साइज़ के प्याज को ले रहे हैं और उनके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर सेम होंगे या अलग होंगे। These structure look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. तो मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से सेम ही दिखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चाहे अनियन पील का या फिर जो स्ट्रक्चर है वो जो बड़ा हो या छोटा हो, जो उसमें सेल्स हैं, जो उसके अंदर की चीज़ है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, और वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक अनियन बल्ब बना देते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। यही बात, सेम बात यहीं पर लिखी गई है कि चाहे अनियन बल्ब का डिफरेंट साइज़ के हो मगर उनके जो स्मॉल स्ट्रक्चर जो वो है वो सेम ही होंगे। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। जो अनियन पील की जो साइज़ है वो सेम ही निकलेंगे, ये मायने नहीं रखता है कि उनका साइज़ बड़ा है या छोटा है। ठीक है, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। जो हम स्मॉल स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था पीछे, वो ही बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब है, यानी वही मिलकर अनियन बल्ब बना रही है। यानी अनियन बल्ब यानी एक प्याज होता है, ठीक है, पूरा प्याज जो होता है वो, यानी इससे पता लग रहा है यानी वो बेसिक है उसका, यानी वो बहुत बेसिक चीज़ है, उससे ही बन रही है। ठीक है, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ सेल्स। ठीक है, नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक अनियन ही नहीं, हम जितने ऑर्गेनिजम्स हम जिनको देखते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सब सेल से बने होते हैं। ठीक है, हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ऑन। ये बात अलग है कि कुछ सिंगल सेल्स यानी जो जिनमें एक ही सेल्स होता है वो भी रहते हैं ऑन देयर ऑन, वो अपनी उससे ही रहते हैं। ठीक है, मोर टू नो सेल्स वर फर्स्ट, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सबसे पहला है रॉबर्ट हुक ने, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 1665 में सेल डिस्कवर्ड करा था। ठीक है, किससे, कॉर्क स्लाइस, किससे करा था उन्होंने, कॉर्क स्लाइस से। ठीक है, और किसकी मदद से करा था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, दूसरा है लुईन हॉयक, 1664 में उन्होंने क्या करा था, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यानी एक अच्छे माइक्रोस्कोप से ये देखा था कि पॉन्ड जो वाटर होता है ना उनमें भी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है रॉबर्ट ब्राउन। मैं मार्क कर देता हूँ इनके साथ साथ ताकि आपको इजी रहे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ये डिस्कवर किया था सेल में न्यूक्लियस। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर करा था। अब जो दूसरा है, अब जो क्या कहते हैं अलग है, वो है पूरी किंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. उन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल का होता है उसे करा था इन्होंने डिस्कवर, पूरी किंजे ने। उसे क्या टर्म दी थी उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, the cell theory that all plants and animals are composed of cells and that the cells is the basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden and Schwann. इन्होंने क्या डिस्कवर करा था कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, दोनों में जो क्या कहते हैं सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सेल्स है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, किन्होंने करा था, दो बायोलॉजिस्ट ने करा था, स्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, 1838 में स्लाइडन ने करा था और 1839 में श्वान ने करा था। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को। तो जो सेल थ्योरी थी उसे और भी एक्सपेंड यानी आगे करा किसने, वो विर्को ने करा था। उन्होंने क्या सजेस्ट करा था कि जो एक सेल है
एक सेल अगर नहीं काम करता तो दूसरा सेल, यानी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग है, यानी पहले से है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग यानी वो पहले से ही मौजूद है हमारी बॉडी में। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स। जो 1940 के अराउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया ना, तो ये साइंटिस्ट के लिए ईजी हो गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल के स्ट्रक्चर को देखना, सेल के स्ट्रक्चर को देखना, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को देखना और उसके जो ऑर्गेनल्स मैं आपको यहीं पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑर्गेनल्स वो होते हैं जैसे हमारी बॉडी है। अब जो हमारे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, माउथ हो गया, तो ये सारे क्या है, बॉडी पार्ट्स बोलते हैं हम इन्हें। वैसे ही जो सेल की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जैसे क्या कहते हैं सेल वॉल, ये सारी और भी जो इसके अंदर की चीज़ें होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें इन्हें हम सेल पार्ट्स ना बोलकर ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ, अब चलो आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंसेज का जो इन्वेंशन हुआ ना, वो फिर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मतलब और आगे चलाता गया, ठीक है। इट इज़ नाउ नॉन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक सिंगल सेल होल्ड करके रखता है पूरे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, सिंगल सेल। वो उसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा आपको पता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है और वो सिंगल सेल होता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसका एक एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास पैरामीशियम बैक्टीरिया। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जिन सेल्स में खाली एक सिंगल सेल होता है उनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और दूसरे हैंड पे, ऑन द अदर हैंड, कई ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आए इतना समझ, अब आगे चलते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। अब जैसे ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस में भी क्या कहते हैं, एक सेल तो होता नहीं है, यूनिसेल्युलर तो होते नहीं है, वो बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक सेल है हमारे अंदर, ठीक है। एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। हर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से ही आया है। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ये मेन लाइन है कि जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और अपने जैसा ही दूसरा सेल बनाते हैं। और जो एक सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है, ठीक है। सिंपल होगी बात, आगे समझ। अब देखो, some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. Some organisms can also have cells of different kinds. कुछ organisms के कुछ अलग अलग सेल्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, ठीक है। अब देखो, जैसे हो गया हमारा मसल सेल है जो मसल ग्रो करता है, ब्लड सेल ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, नर्व सेल जो इंडिकेट करता है कि हमें चोट लगी है, ओवम ये क्या कहते हैं फीमेल गैमेट सेल है, बोन सेल हमारी हड्डियों की सेल, स्पर्म ये मेल गैमेट सेल है, ये तो सबको पता ही है। फैट सेल यानी ये जो हमारे मोटापे का जो सेल होता है, ठीक है। अब देखिए, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब जैसे जो शेप है और जो साइज़ है सेल का, उसके हिसाब से उसका स्पेसिफिक फंक्शन एक होता है,
ठीक है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अब जैसे अमीबा है, उसका जो वो शेप जो है वो चेंज कर सकता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और पेस्टुलर फॉर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो नर्व सेल है उसका एक टिपिकल शेप, एक ही शेप है। वो कौन सा है? ये कुछ ऐसा ही होता है, तो सही बना नहीं है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसका ये टिपिकल शेप है, यही कॉमन शेप है इसका। ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, जो सेल की शेप होती है वो कुछ कम होती है या कुछ ज़्यादा ही होती है। ठीक है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फॉर्म्स। हर एक सेल की कैपेसिटी होती है अपनी एक बेसिक फंक्शंस करने के लिए जो उसकी होती है। ठीक है। हाउ डज अ सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? वी नो। अब हर एक सेल अपनी एक परफॉर्मेंस, अपनी एक बेसिक फंक्शंस कैसे करता है? ठीक है। वी नो दैट देर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन ह्यूमन बींग्स। अब आपको पता है जैसे डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है कि जैसे ये काम करेगा, ये वो काम करेगा। ठीक है। दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब जैसे ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो अपना डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अब जैसे हार्ट है, उसका पंप ब्लड का काम है, वो मतलब जो ब्लड है उसको पंप करता है। ठीक है। और जो स्टमक होता है उसका फूड डाइजेस्ट करने का काम होता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अब सिंगल सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इनफैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस नॉन कंपोनेंट्स विद इन इट नॉन एज ऑर्गेनल्स। वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मतलब हर एक सेल के अपने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, अपनी एक चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। अब देखिए आगे क्या, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन। अब हर ऑर्गेनल का अपना एक काम होता है। ठीक है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। अब जैसे कुछ नई चीज़ें बनाना है सेल के अंदर। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। अब जैसे वेस्ट मटेरियल निकालना सेल में से। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ऑन। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। अब एक सेल एक कैपेबल होता है जीने का और परफॉर्म करने के फंक्शंस। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स की वजह से वो हर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और जी सकता है। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल दिस सेल। ये सारे जो क्या कहते हैं, ये जो सारे ऑर्गेनल्स हैं ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ठीक है। अब जैसे ये इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल सेल्स मतलब हर सेल्स के जो ये पाया गया हर सेल के जो ऑर्गेनल्स है वो सेम है। अब ये मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड और वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए गए हैं। ठीक है। What is a cell made up of? What is the structure organization of a cell? We saw that the cell has special components called cells. How is the cell organized? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट। अगर हम एक सेल को क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमें 3 चीज़ें जो है वो कॉमन मिलती है। 3 थिंग्स हमें मिलती है कॉमन। ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ें? वो है हर सेल में 3 चीज़ें जो है वो कॉमन है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि क्या है? सेल की बाउंड्री। ठीक है।
दूसरी क्या है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये दूसरी चीज़। और साइटोप्लाज्म, जो ये चीज़ रहती है ना, जो बची हुई चीज़ है नीचे फ्लूइड, इसी ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। जो सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज़ और जो इंटरेक्शंस है इसके एनवायरनमेंट के साथ, वो किसकी वजह से है, इन्हीं तीन मेन फीचर्स बोले, ये इन तीनों की वजह से ही है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है। पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, लगभग इनकी वजह से है। लेट अस सी हाउ, कैसे। अब देखिए, अब जो यहाँ से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट, एक बार मैं आपको बना देता हूँ सेल, क्या कहते हैं, अब देखिए जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या है हमारी, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर का जो मतलब एनवायरनमेंट है उससे इसको अलग रखता है, एक सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से। कौन अलग रखता है, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। अब जो क्या कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो ये गेट है, एक तरह से जो गेट है, ये जो गेट है ना, यही इसी की परमिशन से एंट्री और एग्जिट यानी आना जाना कुछ मटेरियल्स का सेल के अंदर चलता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ये मतलब कुछ चीज़ों को मतलब दूर रखता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मतलब मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमेएबल मूवमेंट। ऐसा गेट, मैं बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा गेट जो अपनी ही मर्जी से मतलब किसी चीज़ों को अंदर जाने देता है, सेलेक्ट करके अंदर भेजता है, ठीक है। खुद की सेलेक्ट करी हुई चीज़ को ही मेम्ब्रेन के अंदर जाने देता है, ठीक है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। अब जो ये वाला पोर्शन है ये आपको और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तो समझिए इसको। सब सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ये सेल चला गया। अब जो ये सेल है इसकी बाउंड्रीज ढंग से जुड़ नहीं पा रही है, हाँ जुड़ गई। अब जो ये सेल है इसके अंदर क्या कहते हैं, जो इसके अंदर खाली CO2 और ऑक्सीजन ही क्या कहते हैं मूवमेंट कर सकती है, और भी चीज़ें कर सकती है, मगर सब सब्सटेंसेस में यहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अक्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जा सकते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स, वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई concentration to a region where its concentration is low। जो ये है, ये चीज़ आपकी जो है बायोलॉजी की, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बायोलॉजी के डिफ्यूजन की
डेफिनेशन है बायोलॉजी की डिफ्यूजन की, क्योंकि जब हम चैप्टर 1 अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको और पता लगेगा कि जो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो बायोलॉजी है ना वो कैसे अलग है, जो केमिस्ट्री की जो डिफ्यूजन है, सॉरी, जो केमिस्ट्री की जो वर्ड्स में डिफ्यूजन वो कैसे अलग है और जो बायोलॉजी की डिफ्यूजन है वो कैसे अलग है। यहाँ मैं आपको एक और बार मतलब बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यानी तेज़ी से मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस की तेज़ी से मूवमेंट कहाँ से, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक जगह है, ये दो जगह है, ठीक है, ये दो जगह है, या एक जगह पानी बहुत भरा हुआ है, ठीक है, और एक जगह पानी बहुत कम है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, लो कंसंट्रेशन। तो जो हाई कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन में जाएगा तो उसी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को, उसी तेजी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है। Something similar to this happen in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentrations inside the cell, and in the cell's external environment the concentration of CO2 is low. अब देखिए वही वाली बात, अब मैं आपको सेल्स के अंदर कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारा सेल है। अब इस सेल में जो है ना, और ये मान लीजिए बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसमें ना CO2 है। अब जैसे इसमें CO2 है, क्या है, CO2, वो इसमें वेस्ट में है, वो क्या है, वेस्ट में, मगर इसमें हाई कंसंट्रेशन में है, ठीक है, बहुत सारा एक्यूमुलेट है, यानी इकट्ठा हुआ है। और जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना उसमें जो CO2 की मात्रा है, CO2 का जो लेवल है वो लो है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल। तो अब हम देख सकते हैं डिफरेंस, इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर कम है, ठीक है। CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. इसमें जो ये जो सेल का जो CO2 है ये हाई कंसंट्रेशन है इसमें, और ये जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये लो है। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन का जो CO2 है ये बाहर जाएगा, ठीक है। और इसी हम प्रोसेस को हम क्या, इसी प्रोसेस के थ्रू कौन सी, डिफ्यूजन, ये रही डिफ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। अब मान लीजिएगा ये मतलब यहाँ पे है, मतलब मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, प्लस कर देता हूँ यहाँ पे लो है, यानी सिंपल बात है, हाई कंसंट्रेशन ये हुआ, लो कंसंट्रेशन ये हुआ। तो फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी जब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑक्सीजन है हमारा वो अंदर चला जाता है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन, ठीक है। व्हेन द लेवल Thus, diffusion plays an important role in gases exchange between the cells as well as the cell and its external environment. तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती रहती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच, सेल्स और सेल्स के बीच, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। आ गई समझ। अब देखते हैं अब आगे देखते हैं। वाटर ऑल्सो obeys द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अभी हमने तक कितना पढ़ा था, CO2 में होता है और ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। अब एक है वाटर भी होता है, ठीक है। तब मूवमेंट ऑफ
water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। ठीक है, अब जैसे जो ये पानी की जो मूवमेंट होती है, किससे, सेल मेम्ब्रेन से, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब जो पानी की स्पीड है ना, वो पानी में प्रेजेंट सब्सटेंस से भी होती है। अब आगे क्या है, दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टिल एक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यहाँ पे वही बात है जो हमने उसमें CO2 एयर ऑक्सीजन में पढ़ी है कि ऑस्मोसिस एक ऐसी वाटर की मूवमेंट है जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से परमेबल मेम्ब्रेन से लो कंसंट्रेशन में जाता है जब तक पानी इक्विलिब्रियम से रीच्ड ना हो जाए। तो आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 2 में। ये था पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और क्या कहते हैं, वीडियो को कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट पार्ट इज़ कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।